प्यारे दोस्तों, आज हम देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र कक्षा 9वीं के लिए। विषय हिंदी है आपका। पूर्णांक 70 है, सवा 3 घंटे का पेपर है ये। कुल प्रश्नों की संख्या 15 है, कुल प्रश्नों की संख्या 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन को। देखते हैं किस तरह का प्रश्न पत्र है ये। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जो कि गद्यांश इस तरह से है: मानव जाति ने अपने उद्भव काल से ही प्रकृति की गोद में ही जन्म लिया है और उसी से अपना भरण पोषण की सामग्री प्राप्त की। सभी प्रकार के वन्य या प्राकृतिक उत्पादन ही उसके जीवन और जीविका के एकमात्र साधन थे। प्रकृति ने ही मानव जीवन को संरक्षण प्रदान किया। रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण ने भी पंचवटी नामक स्थान पर कुटिया बनाकर वनवास का लंबा समय व्यतीत किया। वृक्षों की लकड़ी से मानव अनेक प्रकार के लाभ उठाता है। इस तरह का ये प्रश्न पत्र है जो आप देख रहे हैं। और इस प्रश्न पत्र का जो पैराग्राफ है आप पढ़ लीजिए ध्यान से, एक बार जरूर देखिए इसको। अब यहाँ पे जो प्रश्न है इस पैराग्राफ से जो लिए गए हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं और उसके क्या उत्तर होंगे ये भी बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहला प्रश्न है, आदिकाल में मानव जीवन किस पर आधारित था? अगर आपने पढ़ा और इस पैराग्राफ को एक बार समझ लिया है तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि आदिकाल में जो है जीवन किस पर आधारित था। तो उत्तर देखिए यहाँ पर, आदिकाल में मानव जीवन वन में उत्पन्न कंद मूल तथा प्राकृतिक उत्पादनों पर आधारित था। पूरा पैराग्राफ में ये दिया गया है, ठीक है। पैराग्राफ को पढ़ोगे तभी आपको आंसर देना आसान लगेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लकड़ी का प्रतिरूप क्या है? नहीं, दूसरा क्वेश्चन जो है ब पार्ट, इसमें पूछा गया वनवास काल में राम, सीता, लक्ष्मण ने कहाँ लंबे समय बिताया, व्यतीत किया? अभी अभी हमने पढ़ा था कि वनवास काल में जो है पंचवटी नामक स्थान पर कुटिया बनाकर जो है उन्होंने लंबा समय व्यतीत किया। तो इसका आंसर हम यहाँ से लिख सकते हैं, वनवास काल में राम, सीता और लक्ष्मण ने पंचवटी नामक स्थान पर कुटिया बनाकर के निवास किया था। अगला जो क्वेश्चन है इसमें, लकड़ी का प्रतिरूप क्या है? तो आंसर हो जाएगा, वृक्षों से परोक्ष फायदा बाढ़ नियंत्रण में हो सकता है। वृक्षों से इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, उनसे रेल के डब्बे व फर्नीचर बनाए जाते हैं। ठीक है, सॉरी, ये तो आपका वृक्षों का हो गया। वृक्षों के प्रत्यक्ष लाभ के दो उदाहरण देने हैं। लकड़ी का प्रतिरूप जो है वो यहाँ पर नीचे की तरह ये देखिए, लकड़ी के कोयले को लकड़ी का प्रतिरूप बताया गया है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा ब पोर्शन का। ये वाला पोर्शन है स पोर्शन का, ठीक है। ये वाला आपका आंसर देखिए, मैं बता देता हूँ। आपका जो अ आंसर है वो अ वाला तो यहाँ पर है, ठीक है। ब वाला आंसर जो है ये यहाँ पर, ये ब वाला आंसर है। फिर ये हमने जो दे दिया है, ये लकड़ी का प्रारूप वाला जो है ये आपका स का आंसर है। और जो वृक्षों से परोक्ष फायदे क्या क्या हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है वृक्षों से प्रत्यक्ष लाभ के दो उदाहरण दीजिए। सॉरी, वृक्षों के दो परोक्ष फायदे क्या हैं, तो य का आंसर यहाँ पर है। ये य का आंसर है, ठीक है। ये हमको बताना है परोक्ष फायदा। ध्यान रखिएगा, जो जो चीजें बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। इसमें गद्यांश का उचित शीर्षक जो है ये र पार्ट हो जाएगा। र पार्ट में आपका आंसर हो जाएगा शीर्षक जो हो जाएगा मानव संस्कृति एवं प्रकृति। और इसके बाद एक और प्रश्न इसमें रह जाता है जो हमारा पूछा गया है, वृक्षों के प्रत्यक्ष तो हमने बता दिया, लकड़ी का प्रति वृक्षों के दो परोक्ष फायदे क्या है, वृक्षों के प्रत्यक्ष लाभ के दो उदाहरण। वृक्षों के प्रत्यक्ष लाभ जो है, वृक्षों से प्रत्यक्ष लाभों के साथ परोक्ष लाभ भी हैं, ठीक है। हम जो है प्रत्यक्ष और परोक्ष, परोक्ष मतलब होता है जो हमें नहीं दिखाई देते, प्रत्यक्ष तो हमने बता दिए, परोक्ष मतलब जो है जो जीवन दायनी ऑक्सीजन जो है हमें पेड़ से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये हम बता सकते हैं। तो वृक्षों के परोक्ष फायदे क्या हैं, तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि लकड़ी का परोक्ष फायदा क्या है कि ये जो है हमारे को ऑक्सीजन, जीवन दायनी ऑक्सीजन जो है हमें वृक्षों से ही प्राप्त होता है। और वृक्ष जो है ये बाढ़ नियंत्रण में सहायता करते हैं। तो ये दो आप बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया कंप्लीट, सारे के सारे आंसर्स बता दिए मैंने। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। इसमें काव्यांश दिया गया है, काव्यांश को पढ़ने के बाद में जो है आपको उत्तर देने हैं इस प्रश्नों के जो नीचे दिए गए हैं। ये काव्यांश है, हे ग्राम देवता नमस्कार वाला, सोने चांदी से नहीं किंतु तुमने मिट्टी से प्यार किया, इस तरह से है। अब यहाँ पे देखिए, सीधा सीधा यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर को। तो यहाँ पे देखिए, पहला जो प्रश्न है, किसान किससे प्यार करता है? तो किसान अपनी धरती अर्थात हरी भरी खेती से प्यार करता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो इसमें ब पार्ट है, जन मन का
अधिनायक किसे कहा गया है? तो यहाँ पर ब पार्ट का आंसर, ये तो आपका अ पार्ट का आंसर जो पहला देखा आपने अ पार्ट का है, ये ब पार्ट का आंसर है। ब पार्ट का आंसर हो जाएगा जन मन का अधिनायक ग्राम देवता अर्थात किसान को कहा गया है। भूमि का समानार्थी शब्द बताओ। आपको भूमि का समानार्थी शब्द जो है इसी पैराग्राफ से ही बताना है। जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं इसी से ही बताना है। तो इसमें जो है धरा आपको देखने को मिल रही है, तो भूमि का जो है धरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है समानार्थी शब्द जो है आप बता दोगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हो जाएगा अ ब स, आंसर हो गया स का। अब काव्यांश में क्या संदेश व्यक्त हुआ है? तो काव्यांश क्या संदेश देना चाहता है? तो किसान कष्टमय जीवन व्यतीत करके दूसरों का हित करता है, ऐसे किसान के प्रति सम्मान का भावना रखना चाहिए, ये काव्यांश का संदेश है। तो यहाँ पे द का उत्तर यहाँ पर ये है। और इसके बाद में काव्यांश का उचित शीर्षक जो है य का उत्तर यहाँ पर है। शीर्षक हम बता देंगे ग्राम देवता किसान। ठीक है, ये इसका शीर्षक हो जाएगा। तो इस तरह से अ ब स द के आपने य तक के उत्तर देख लिए। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो आपका है, किसी विषय पर जो है आपको 200 शब्दों में निबंध लिखना है। निबंध पहला आपको लिख सकते हो आप, प्लास्टिक थैली पर्यावरण की दुश्मन। इसमें प्रस्तावना प्लास्टिक कचरे का प्रसार, प्लास्टिक थैलियों से प्रदूषण, प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध, उपसंहार आदि को आपको इंक्लूड करना है, इनको साथ में रखना है, इन पॉइंटों को दिखाना जरूर है। मोबाइल वरदान या अभिशाप, इसके बारे में आप बता सकते हैं। मेरी प्रिय पुस्तक के बारे में बता सकते हैं। कटते जंगल घटता मंगल, इसके बारे में आप बता सकते हैं। तो चारों में से कोई एक ही निबंध आपको लिखना है। अब यहाँ पर स्वयं को दिल्ली निवासी मीनाक्षी मानकर अपनी माताजी को पत्र लिखिए जिसमें शीतकालीन अवकाश में शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की सूचना दी गई हो। तो आपको स्वयं जो है आप दिल्ली का निवासी हैं, तो आप लिख दोगे दिल्ली, और फिर आप जो है मीनाक्षी मान करके माताजी को पत्र, प्रिय माताजी करते हुए आप जो है लिख दोगे पत्र। और अथवा में है आपका मित्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में प्रथम आया है, उसे बधाई देते हुए एक संवाद की रचना करना है। संवाद जो है आपस में बातचीत होती है कि कैसे हो, इस तरह से आपको जो है उसको बधाई देना है। ठीक है, तो संवाद लिखना है। अब आगे जो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें अनु उपसर्ग से दो शब्द बनाने हैं। तो अनु उपसर्ग, उपसर्ग जो है आपका पहले लगता है प्रत्यय बाद में। तो यहाँ पे देखो अनु लगा के अनुकाल बन गया, अनु प्लस काल, अनु प्लस कूल तो अनुकूल बन गया, अनु प्लस रूप तो अनुरूप बन गया, अनु प्लस गुण तो अनुगुण बन गया। तो इस तरह से आप अनु लगा के बना देंगे। रमेश ने मीठा फल खाया, पंक्ति में विशेषण का वचन बदलकर वाक्य को पुनः लिखना है। तो रमेश ने मीठे, विशेषण शब्द जो है मीठा है, तो इस विशेषण का वचन बदलना है। विशेषण का वचन यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया, विशेषण का वचन बदलिए। विशेषण है मीठा, तो रमेश ने मीठे फल खाए, ये इसका वचन बदल जाएगा विशेषण का। ठीक है, रमेश ने मीठे फल खाए। अब यहाँ पे परसर्ग ने के कारण क्रिया सदैव किस काल में होती है? परसर्ग ने के कारण जो है क्रिया सदैव जो है भूतकाल में होती है। उसने काम किया, हमने, राम ने उसको मारा, तो ने के कारण जो है क्रिया हमेशा भूतकाल में होती है। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि भूतकाल। ठीक है, भूतकाल हो गया। अगला जो है, कोयल गाना गा चुकी है, वाक्य में कर्ता के साथ परसर्ग ने लगाकर वाक्य को पुनः लिखिए। इसमें वाक्य में कर्ता क्या है? कर्ता के साथ हमें परसर्ग ने लगाना है, तो इसमें कर्ता कोयल है, तो कोयल ने गाना गा लिया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोयल ने गाना गा लिया है, ये देखो यहाँ पे कोयल ने गाना गा लिया है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। रचना की दृष्टि से वाक्य जो है सरल या साधारण वाक्य, जिसको हम बोलते हैं पहला, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। तो ये रचना की दृष्टि से तीन तरह के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब इसके बाद में बादल खूब गरजे परंतु वर्षा नहीं हुई, परंतु का प्रयोग किया गया है। परंतु शब्द और शब्द किंतु शब्द जहाँ पे भी लगते हैं दो शब्दों को जोड़ने के लिए, वहाँ पर जो है हमारा संयुक्त वाक्य प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रचना के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य का प्रकार है। उसकी परिभाषा लिखनी है, तो संयुक्त वाक्य की परिभाषा मैंने लिख दिया है। जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण या मिश्र वाक्य हों और वे किसी संयोजक अव्यय यानी कि किंतु, परंतु, बल्कि, अथवा, और, अर्थात आदि से जुड़े हों, तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ये आप संयुक्त वाक्य की परिभाषा जो है यहाँ से समझ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, इसमें पक्षी के दो पर्यायवाची आपको लिखने हैं। पक्षी के पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? तो आप बता सकते हैं पक्षी का पंछी होता है, उसके अलावा और क्या हो जाएगा?
तो आप जो भी लिखो मैं बताऊंगा, उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, पंछी होता है, चिड़िया होता है, परिंदा होता है, पखेरु होता है, बिहग होता है, गगनचर होता है, नभचर होता है, खेचर होता है, दवीच होता है, अंडज होता है, पतंग होता है, बहुत सारे पर्यायवाची हैं, तो आप कोई भी लिख सकते हो। फिर भी मैं बता देता हूँ। एक आप लिख सकते हैं पंछी। ठीक है, पंछी लिख सकते हो। और आप लिख सकते हो उसके अलावा चिड़िया। या उसके अलावा आप लिख सकते हो परिंदा। या उसके अलावा आप लिख सकते हो पखेरु। या उसके अलावा आप लिख सकते हो गगनचर। तो इस तरह से और भी है, नभचर भी है। आस्तिक और स्वाधीन शब्द के विलोम शब्द लिखिए। आस्तिक का होता है नास्तिक, और स्वाधीन का होता है आपका पराधीन। ठीक है ना, स्वाधीन का क्या हो जाएगा? पराधीन। पराधीन तो इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी, पराधीन। ठीक है, नास्तिक और पराधीन। लोहे के चने चबाना, यानी कि बहुत अधिक कठिन कार्य करना। ठीक है, इसका प्रयोग कर सकते हो आप। लोहे का चने चबाना यानी कि किसी काम को करने में बहुत ही कठोर परिश्रम करना। हम कह सकते हैं 9वीं की परीक्षा में कठोर परिश्रम करके पहली जगह पर आना लोहे के चने चबाने जैसा था या है। अब इसके बाद जो है बहुत प्रिय होना, यानी अत्यधिक प्यारा होना। अर्थ लिख करके वाक्य जो है, श्रवण अपने माता पिता का आंखों का तारा था या बहुत प्रिय था। ठीक है, ये भी आप बता सकते हो। उसके अलावा आप और भी बता सकते हो। अर्थों का प्रयोग बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत प्रिय होना यानी आंखों का तारा होना। उचित मुहावरा जो आंखों का तारा होने का हम कह सकते हैं कि श्रवण अपने माता पिता का आंखों का तारा था, यानी कि बहुत प्रिय हो था। अगला जो है पद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कवित्री ने शिव का निवास कहाँ बताया है? तो कवित्री ने थल थल में बसा है शिव, देखो लिखा हुआ है। तो कवित्री ने जो कहा है कि कवित्री ने कहा है कि जो शिव है ये कण कण में थल थल में जो है बसा हुआ है। ठीक है, प्रत्येक कण में जो है ये बसा हुआ है। भेद ना कर ऐसे क्यों कहा गया है? भेद ना कर ऐसा क्यों कहा गया है इस पंक्तियों के माध्यम से? तो क्या आंसर हो जाएगा? मैं आपको थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री कहती है कि ईश्वर जो है सर्वव्यापक है, यानी कि सभी जगह विद्यमान है। तो इसलिए ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है। तो इस संसार के कण कण में जब समाये हुए हैं, तो ईश्वर में भेद मत करो। कोई अल्लाह मानता है, कोई रहीम मानता है, कोई भगवान मानता है, कोई ईश्वर मानता है, कोई गॉड मानता है। तो कवित्री ऐसा कहती है कि जब ईश्वर सब जगह हर कण कण में है, ईश्वर सब जगह है, ईश्वर इस संसार में कण कण में समाये हुए हैं, तो उनमें उस ईश्वर में भेद मत करो। कवित्री ज्ञानी जन को क्या जानने की प्रेरणा दे रही है? तो कवित्री ज्ञानी जन को क्या जानने की प्रेरणा दे रही है? तो इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से हम समझा सकते हैं। कवित्री काव्यांश के माध्यम से ये संदेश देना चाहती है कि मनुष्य को हिंदू मुसलमान के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सभी जगह हर कण में है। वह कहती है कि हे मनुष्य, तुम धार्मिक भेदभाव को त्याग करके उसको अपना लो, क्योंकि ईश्वर हर जगह हमेशा विद्यमान है। इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके अथवा पार्ट में जो क्वेश्चन दिया गया आप इसको कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको करना है, खेतों में फैली हरियाली की तुलना किससे की गई है, ये आपको बता देना है। इसी तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो दिख रहे हैं, इनको इसी तरह से करना है जैसे मैंने आपको बताया है। तरीका आपको सही स्पष्ट होना चाहिए, तभी जाके जो है आप अच्छा क्वेश्चन पेपर कर पाएंगे और अच्छे नंबर ला पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हर चीज़ जो है बताई जाती है तो उसको सुना करो, उसमें सुनने में आपको फ़ायदा मिलेगा। यही कहना चाहता हूँ मैं आपसे। और हमेशा हमारी जो चैनल है आपकी सेवा में तत्पर रहती है, तो आपको घबराना नहीं है, हर चीज़ को जो है समझ लेना है। तो यहाँ पर खेतों में हरियाली कैसी है ये आपको बता देना है, इससे आप बता सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें जो है, यहाँ पे देखो, खेतों में पहले खेतों में फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे जो है मखमल जैसी खेतों में फैली हरियाली की तुलना किससे गई है? मखमल से की गई है। ठीक है ना। आगे जो है इसमें क्या है? चांदी की उजली जाली किसे कहा गया है और क्यों, ये आपको बताना है। चांदी की उजली जाली
किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सूरज की सफ़ेद किरणों को जो है चांदी की उजली जाली के समान जो है कहा गया है। ठीक है? यहाँ पे रवि की किरणों को चांदी सी उजली जाली कहा गया है। रवि मतलब सूरज की किरणों को या सूरज की सफ़ेद किरणों को जो है चांदी की जाली सी कहा गया है। ठीक है? अब आगे नेक्स्ट जो इसमें है, हरे तिनके तिनकों पर सूर्य की किरणों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो तिनके के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, यानी कि तिनके पर जब सूर्य का प्रभाव पड़ता है तो वह लाल रक्त की भांति जो है रुधिर की भांति जो है झलकते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये सब आप आंसर लिख सकते हैं, सब कुछ इसमें लिखा हुआ, आंसर आपको समझ के देना है। नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 के उत्तर देने हैं। तो 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसमें से कोई भी 2 उत्तर देने हैं। चंद्रग्रहण से लौटती बैर लौटते समय कवि कहाँ और क्यों रुक जाता है? अगला जो है इसमें पूछा गया, रसकान व्रज भूमि में क्या क्या बनकर जन्म लेना चाहते हैं? कोयल अर्धरात्रि में क्यों चीख उठती है? देखिए, आपके हर जिले में बहुत सारे अलग अलग पेपर बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि किस टाइप का पेपर आपका कौन सा हो सकता है। अब यहाँ पर जो है गद्यांश दिया गया, इस गद्यांश को पढ़ करके जो है आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये गद्यांश आपके सामने है और इसके प्रश्न पूछे गए जो है 3 प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। ठीक है, साली मली वाला चैप्टर जो है वहाँ से ये लिया गया है। अथवा में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है और इसके भी आप जो है या तो अथवा वाला कर लो या फिर ऊपर वाला कर लो, दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। फिर नीचे दिए गए 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, काजी हौस में हीरा मोती ने किस तरह एकता दिखाई, ये बताना है। मैना की अंतिम इच्छा क्या थी और लेखक को भिखमंगे का वेश बना करके यात्रा क्यों करनी पड़ी थी, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें से कोई भी 2 आंसर दे सकते हैं। मेरे संग की औरतें पाठ का मूल उद्देश्य क्या है, ये बता देना है। या फिर अथवा पाठ भी इसमें दिया गया है। रीढ़ की हड्डी एकांकी में सामाजिक खोखलेपन पर निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए कि क्या व्यंग किया गया है रीढ़ की हड्डी एकांकी में कहानी में। अब इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए, बाढ़ को बढ़ता देखकर पटना वासियों की क्या प्रतिक्रिया थी, आपको बताना है। चोर माँ की किस बात से प्रभावित हुआ और गोपाल प्रसाद के दकियानुसी विचार क्या थे। टिहरी शहर में आपाधापी मचने का क्या कारण था और राम स्वरूप ने लड़के वालों के सामने उमा की पढ़ाई को क्यों छिपाया, ये आपको बताना है। तो इस तरह के प्रश्न पत्र है ये जो आपने देखा। उत्तर हमने ज़्यादातर डिस्कस कर लिए, बता भी दिया मैंने किस तरह से आपको आंसर्स देने। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी अच्छी करेंगे और जो भी प्रश्न पत्र है वो आपको मिलते रहेंगे। बिल्कुल आप पढ़ते रहिए, बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।